नमस्कार बच्चों। और आज हम लोग आपको बताने वाले हैं कक्षा 10वीं के विज्ञान के अध्याय 7 से, जो कि है मनुष्य में जैविक प्रक्रियाएं। उसमें सबसे पहली प्रक्रिया पाचन के बारे में। पाचन के बारे में हम लोग इससे पिछले वीडियो के बारे में भी पढ़ चुके हैं। आज हम इसका चित्र में अध्ययन करके देखेंगे कि मनुष्य के पाचन तंत्र के कौन से भाग में कौन सी क्रिया होती है तथा पाचन तंत्र में कौन कौन से अंग होते हैं। तो चलिए आरंभ करते हैं पाचन की अभिक्रिया। मनुष्य में जो पाचन की अभिक्रिया होती है वह मुख से ही शुरू हो जाती है, ठीक है। और आप जानते हैं कि मनुष्य में पाचन आहार नली के अंदर होता है, जिसकी सामान्य लंबाई जो है 8 से 10 मीटर तक होती है। यह आहार नली मुंह से लेकर और गुदादार तक जो है फैली हुई होती है, ठीक है। तो 8 से 10 मीटर लंबी आहार नली विभिन्न वलयों एवं उभारों के द्वारा पाचक अंगों में तथा ब्रुंस ग्रंथि एवं जठर ग्रंथि जैसी अंतःस्रावी ग्रंथियों में परिवर्तित हो जाती है। ये जो आहार नली होती है वो कुछ अंतःस्रावी ग्रंथियों तथा पाचक अंगों में परिवर्तित होती है, और इसी के अंदर जो है पाचन की सारी प्रक्रिया संपूर्ण होती है। इसके अतिरिक्त कुछ बाह्य ग्रंथियाँ भी होती हैं जो पाचन तंत्र के लिए पाचन में सहायता करती हैं, जैसे कि यकृत। ये देखिए, ये बाह्य ग्रंथियां हैं, यकृत, पित्ताशय और यहाँ पर अग्नाशय, ठीक है। तो यहाँ पर 5 पाचक ग्रंथियां, जिसमें से 2 अंतःस्रावी होती हैं, जैसे ब्रुंस ग्रंथि यानी कि आंत्रग्रंथि और जठर ग्रंथि, तथा 3 बाह्यस्रावी ग्रंथि जैसे यकृत, पित्ताशय और अग्नाशय। आइए अब पाचन की अभिक्रिया को जो है हम लोग पढ़ना प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले जो है पाचन कहाँ से प्रारंभ होता है? मुख से प्रारंभ होता है। मुख में पाचन की क्रिया भोजन को ग्रहण करने के साथ ही आरंभ हो जाती है। मुख के अंदर दांत तथा जीभ के अतिरिक्त 3 जोड़ी लार ग्रंथियां पाई जाती है। कितनी लार ग्रंथियां पाई जाती हैं? 3 जोड़ी, जिनसे निकलने वाली लार में निम्नलिखित पदार्थ पाए जाते हैं। जल, जो कि 98 से 99% तक होता है। एंजाइम, जो कि 1 से 1.5% होते हैं, तथा कुछ मात्रा में म्यूकस भी इसमें उपस्थित होता है। मुख में उपस्थित लार ग्रंथियों के नाम आपको यहाँ पर दिखाई दे रहे होंगे। मुख में 3 जोड़ी लार ग्रंथियाँ जो पाई जाती है वो निम्नलिखित हैं। सबसे पहली है सबलिंगुअल ग्रंथि, जो कि जीभ के नीचे एक जोड़ी के रूप में स्थित होती है। दूसरी है सब मैक्सिलरी ग्रंथि, जो कि निचले जबड़े के मध्य में स्थित होती है। और तीसरी है पैरोटिड ग्रंथि, जो कानों के नीचे जीभ मुख के अंदर की तरफ स्थित होती है। इस तरीके से 3 ग्रंथियां सबलिंगुअल, सब मैक्सिलरी तथा पैरोटिड ग्रंथियां जोड़ी में मुख के अंदर पाई जाती हैं, जिनके द्वारा लार का स्त्रवण किया जाता है। मतलब लार जो है भोजन में सम्मिलित होती है। लार में इमाइलेज, टाइलिन तथा लाइसोजाइम एंजाइम पाए जाते हैं, ठीक है। लार में जो एंजाइम पाए जाते हैं, एंजाइम यानी प्रकीर्ण, जो कि जैव उत्प्रेरक होते हैं और भोजन के पाचन की रासायनिक अभिक्रिया को संपूर्ण करने में जो है सहायता करते हैं। तो लार में पाए जाने वाले एंजाइम हैं टाइलिन, लाइसोजाइम। इसमें जो टाइलिन एंजाइम होता है वो मुख में कार्बोहाइड्रेट का पाचन करता है, तथा जो लाइसोजाइम एंजाइम होता है वो भोजन में उपस्थित हानिकारक पदार्थों या जीवाणुओं को नष्ट करने में सहायता करता है। जीभ के दांतों के द्वारा भोजन के छोटे छोटे टुकड़े कर दिए जाते हैं, तथा जीभ के द्वारा जो है भोजन को लार के साथ में मिलाकर इसको आंशिक रूप से पाचित कर लिया जाता है, और भोजन एक नम और चिकने गोलक के रूप में परिवर्तित हो जाता है। तो जब मुख से भोजन आहार नाल में आगे बढ़ता है उस समय हम इसे गोलक या ग्रास कहते हैं। उस समय हम इसे क्या कहते हैं? गोलक अथवा ग्रास, ठीक है। अब जो मुख से भोजन आगे बढ़ता है वो यहाँ पर आपको एक मुड़ा हुआ भाग दिख रहा होगा। ये एक कीप के समान रचना होती है। कीप जानते हो क्या आप लोग? जो ऐसा रहता है कीप, ठीक है। ये जो कीप के समान रचना रहती है इसको हम जो है ग्रसनी कहते हैं, फेरिक्स या ग्रसनी। यह आहार नाल में लगभग 12.5 सेंटीमीटर लंबी होती है। फेरिक्स कितनी लंबी होती है? 12.5 सेंटीमीटर लंबी। और इसका जो दूसरा भाग रहता है वो जो है यहाँ पर ग्रसिका या ग्रास नली में खुलता है, ठीक है, जिसको इसोफेगस भी कहते हैं। ये जो ग्रसिका होती है या ग्रास नली जो होती है
इसकी लंबाई 25 सेंटीमीटर के लगभग होती है। ग्रासिका की यानी ग्रास लिली की लंबाई कितनी होती है? 25 सेंटीमीटर। श्वसन तंत्र के ट्रेक्रिया की पृष्ठ सतह पर, ठीक है, हम लोग जानते हैं कि जो श्वास नली होती है उसको ट्रेक्रिया कहते हैं। ये ट्रेक्रिया की पृष्ठ सतह पर जो है स्थित होती है तथा यहाँ पर जो डायफ्राम होता है श्वसन तंत्र का, उस डायफ्राम को भेदती हुई ये आमाशय में जाकर खुलती है। ठीक है, तो यहाँ पर डायफ्राम को भेद कर ये ग्रसनी से शुरू होके और डायफ्राम को भेदती हुई ग्रास नली कहाँ पहुँचती है? आमाशय में आकर खुल जाती है। ग्रसनी और ग्रास नली के अंदर किसी भी प्रकार के पाचन की अभिक्रिया नहीं होती है। इसमें जो भोजन होता है वो संकुचन एवं स्थिलन विधि से आगे बढ़ता है। जहाँ पर आमाशय में ग्रास नली खुलती है वहाँ पर एक वाल्व पाया जाता है। यहाँ पर एक पाइप जैसा है ग्रास नली, ठीक है, तो इस प्रकार से जो है एक ढक्कन नुमा वाल्व पाया जाता है जो कि पेशियों का बना होता है, जिसको हम कहते हैं कार्डियक वाल्व। क्या कहते हैं इसको? कार्डियक वाल्व। ठीक है, ये कार्डियक वाल्व जो है एक बार भोजन जब आमाशय में पहुंच जाता है तो उसको पुनः ग्रसिका या ग्रास नली में आने से रोकता है। यहाँ भोजन संकुचन एवं स्थिलन विधि से जब आगे बढ़ के और आमाशय के अंदर पहुंच जाता है तो आमाशय में पाचन की अभिक्रिया किस किस प्रकार से होती है आइए देखते हैं। आमाशय जो होता है डायफ्राम के ठीक नीचे जे आकार के एक आशय के रूप में स्थित होता है। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ये जो आमाशय है ये इसका आकार ऐसे जे के समान होता है और ये एक बड़ा आशय होता है। यह आहार नली का एक भाग होता है और इसकी लंबाई जो है लगभग 30 सेंटीमीटर होती है। आमाशय की लंबाई लगभग कितनी होती है? 30 सेंटीमीटर। ठीक है, यह उदर गुहा के बाईं तरफ स्थित होता है। आप देख रहे होंगे शरीर के कौन से पोर्शन में स्थित होता है? यह बाएं भाग में स्थित होता है। यह एक छिद्र द्वारा छोटी आंत के ग्रहणी वाले भाग में खुलता है। यहाँ पर देखिए जो आमाशय का दूसरा सिरा है वो कहाँ पर जाकर खुल रहा है? छोटी आंत का जो ग्रहणी वाला भाग है वहाँ पर खुल रहा है और यहाँ पर भी एक वाल्व पाया जाता है जहाँ पर दोनों आमाशय और ग्रहणी दोनों जुड़े हुए हैं। वहाँ पर एक वाल्व पाया जाता है जिसको हम लोग जो है पाइलोरिक वाल्व के नाम से जानते हैं। पाइलोरिक वाल्व। जिस प्रकार से कार्डियक वाल्व भोजन को वापस ग्रासिका में नहीं जाने देता है उसी प्रकार से पाइलोरिक वाल्व ग्रहणी से भोजन को वापस आमाशय में नहीं आने देता है। मतलब आमाशय के दोनों तरफ दोनों भागों में कपाट पाए जाते हैं। ठीक है, जब आमाशय में पाचन की क्रिया होती है तो कार्डियक एवं पाइलोरिक वाल्व दोनों बंद हो जाते हैं जिसके कारण भोजन ना तो ग्रहणी के अंदर जाता है और ना ही वापस ग्रासिका के अंदर आता है। आमाशय की दीवारों पर जठर ग्रंथियां पाई जाती हैं। यहाँ पर देखिए ये जो आमाशय की दीवारें हैं इसमें जो है जठर ग्रंथियां पाई जाती हैं जिनसे जठर रस का स्त्रवण होता है। जब भोजन गोलक के रूप में आमाशय में पहुँचता है तो आमाशय की दीवारों से जठर रस का स्त्रवण होना शुरू हो जाता है। इस जठर रस में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl, पेप्सिन, रेनिन, म्यूसिन, ठीक है, जैसे पदार्थों का स्त्रवण होता है जिसमें पेप्सिन, रेनिन और म्यूसिन ये जो है एक प्रकार के एंजाइम है और हाइड्रोक्लोरिक जो है वह अम्ल है। एक वयस्क मनुष्य में यानी एक व्यक्ति में दिन भर में लगभग 2 से 3 लीटर तक जठर रस का स्त्रवण होता है। जठर रस के जो पदार्थ पाए जाते हैं, कौन कौन से पदार्थ पाए जाते हैं अभी हम लोगों ने देखा। यहाँ पर आप लोग एक बार फिर से देख सकते हैं। जठर रस में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, पेप्सिन, रेनिन और म्यूसिन इनके क्या क्या कार्य होते हैं वो भी हम लोग जो है देख लेते हैं। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल भोजन में उपस्थित जीवाणुओं को नष्ट करता है तथा कैल्शियम युक्त पदार्थ जैसे हड्डी वगैरह या कोई ऐसा कड़ा पदार्थ जिसमें कैल्शियम उपस्थित है उनको गलाने का कार्य जो है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल करता है और आमाशय के अंदर भोजन को सड़ने से भी बचाता है। पेप्सिन नामक जो एंजाइम होता है वो प्रोटीन का पाचन करने में सहायता करता है तथा जो रेनिन एंजाइम होता है वो दूध में पाए जाने वाले केसीन नामक प्रोटीन का पाचन करने में सहायता करता है। इसके अतिरिक्त जो म्यूसिन नामक एंजाइम पाया जाता है
वो जठर रस, अब जठर रस में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। तो जो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का दुष्प्रभाव होता है, अम्ल है ना, तो कोशिकाओं को नुकसान पहुंचा सकता है। तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के दुष्प्रभाव से आमाशय की और आहार नाल की जो है रक्षा करता है। कौन रक्षा करता है? म्यूसिन नामक पदार्थ। तो कई बार प्रश्न भी पूछ देता है कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के दुष्प्रभाव से आमाशय और आहार नाल की सुरक्षा कौन करता है? तो म्यूसिन नामक एंजाइम करता है। यहाँ पर भोजन आमाशय की दीवारों द्वारा पीस दिया जाता है ना। तो आमाशय की दीवारें होती हैं वो क्रमकुंचन करती हैं और उसके कारण जो है भोजन पिस के पूरी तरीके से आमाशय जो जठर रस होता है उसमें घुल जाता है और एक लुगदी के स्वरूप में आ जाता है। इस लुगदी को हम लोग काइम कहते हैं। ठीक है, जब भोजन आमाशय की दीवारों में घुल जाता है तो वहाँ पर एक लुगदी के रूप में आ जाता है, जिसको हम क्या कहते हैं? काइम कहते हैं। आमाशय में भोजन लगभग 4 घंटे तक समय व्यतीत करता है। तो 3 से 4 घंटे जो है भोजन हमारे आमाशय के अंदर रहता है और उसके पश्चात जो है पाइलोरिक वाल्व खुल जाता है और भोजन कहाँ जाता है? छोटी आंत के अगले भाग में पहुंच जाता है। छोटी आंत की जो कुल लंबाई होती है, यहाँ पर आप लोग चित्र में देख सकते हैं, ये देखिए, ये गृहिणी है और यहाँ से लेकर ये बड़ी आंत ऊपर बनी हुई है। बाकी अगर यहाँ से पूरा देखें तो ये पूरा जो नीचे कुंडलित भाग आपको दिख रहा है वो क्या है? छोटी आंत है। छोटी आंत जो है आहार नाल का सबसे बड़ा हिस्सा होती है और इसकी कुल लंबाई 6.5 मीटर के लगभग होती है। इसका जो अग्रभाग होता है जो आमाशय से जुड़ा होता है उसको हम गृहिणी के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो छोटी आंत के अग्रभाग की कुल लंबाई 20 सेंटीमीटर के लगभग होती है और ये यू शेप में ऐसे बनी हुई होती है। ठीक है, इसमें पित्त वाहिनी द्वारा पित्त रस तथा अग्नाशय द्वारा अग्नाशयी रस को जो है भोजन में सम्मिलित किया जाता है। तो यहाँ पर आप लोग देख रहे होंगे चित्र के अंदर कि जो आमाशय है उसके बगल में यहाँ पर आपको ये बाईं तरफ स्थित है, दाएं भाग में आपको यकृत और यकृत से जुड़ा हुआ यह पित्ताशय दिखाई दे रहा होगा। यहाँ से जो है डक्ट के द्वारा, पित्ताशय नलिका के द्वारा जो है पित्त रस गृहिणी के अंदर आ जाता है तथा यहीं पर जो है आपको गृहिणी से लगी हुई ऐसे पंख के समान रचना दिख रही होगी, ये अग्नाशय है। यहाँ से अग्नाशयी रस जो है गृहिणी के अंदर आ जाता है। ठीक है, अब यहाँ पर देख लेते हैं थोड़ा, ये जो यकृत है, पित्ताशय है और अग्नाशय है, ये सब ग्रंथियों के क्या क्या कार्य हैं? यकृत, पित्ताशय एवं अग्नाशय पाचन तंत्र की बाह्य स्त्रावी ग्रंथियां, क्योंकि ये जो है आहार नाल के बाहर स्थित होती हैं, इसीलिए ये कैसी ग्रंथियां हैं? बाह्य स्त्रावी ग्रंथियां हैं। यकृत का भार, यकृत जो आपको ये दिखाई दे रहा है, ये जो है हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है और इसका वजन लगभग 1.5 किलोग्राम होता है। ठीक है, सबसे बड़ी और सबसे भारी ग्रंथि होती है हमारे शरीर की, है ना। इसके दाहिने भाग में निचली सतह पर पित्ताशय पाया जाता है। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, इसके दाहिने भाग में जो निचली सतह है वहाँ पर जो है एक छोटी रूप में एक और ग्रंथि पाई गई है जिसको हम पित्ताशय कहते हैं। यकृत में निर्मित पित्त रस पित्ताशय में भेजा जाता है, जहाँ से पित्त वाहिनी के द्वारा गृहिणी में भेज दिया जाता है। तो पित्ताशय से जो है ऐसे पित्त वाहिनी निकलती है और वो कहाँ तक पहुँचती है? गृहिणी तक पहुँचती है। यकृत के क्या क्या कार्य होते हैं? पित्त रस के द्वारा वसा का पाचन करना, वसा के एमल्सीकरण में जो है यकृत से निकलने वाला जो पित्त रस होता है वह कार्य आता है। मृत आरबीसी से पित्त वर्णक यानी बिलिरुबिन का निर्माण करना और भोजन में पित्त रस के द्वारा भोजन में उपस्थित हानिकारक जीवाणुओं को भी मारा जाता है। इसके अतिरिक्त पित्त रस में एक क्षारीय पदार्थ भी पाया जाता है जिसको हम सोडियम बाइकार्बोनेट के नाम से जानते हैं। यह सोडियम बाइकार्बोनेट जो भोजन का अम्लीय माध्यम था आमाशय के अंदर, हम लोग जानते हैं आमाशय के अंदर भोजन में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल मिला था जिसके कारण भोजन कैसा हो गया था? अम्लीय हो गया था। अब यहाँ पर जो यकृत से निकलने वाला पित्तरस है, पित्ताशय के माध्यम से जब वो गृहिणी में पहुँचता है तो इस पित्तरस के अंदर में भारी मात्रा में सोडियम बाइकार्बोनेट नामक एक क्षारीय पदार्थ होता है जिसके कारण भोजन कैसा हो जाता है? अब क्षारीय हो जाता है। भोजन के यहाँ पर क्षारीय होने से 2 लाभ होते हैं। एक तो भोजन में उपस्थित जो हानिकारक जीवाणु होते हैं वे भी वहाँ पर समाप्त हो जाते हैं और इसके साथ जो छोटी आंत की ब्रुंस ग्रंथियों यानी क्षुद्रांत ग्रंथियों के द्वारा जो पाचक रस उत्सर्जित किया जाता है उसमें उपस्थित एंजाइम को सक्रिय करने में भी यह क्षारीय माध्यम सहायता
करता है। ठीक है, तो ये जो है पितरस के लाभ हो गए, है ना। उसके बाद है अग्नाशय। अग्नाशय गुलाबी रंग की शरीर की दूसरे सबसे बड़ी ग्रंथि है। ये आपको ग्रहणी से लगी हुई एक पंख के समान रचना दिख रही होगी, यही क्या है, हमारा अग्नाशय है। यहाँ से ट्रिप्सिन, एमाइलेप्सिन और ट्रिप्सिन, एमाइलेप्सिन आदि एंजाइम तथा इंसुलिन जैसे हार्मोन्स का स्त्रावन होता है। आप लोगों ने इंसुलिन के बारे में सुना होगा, शुगर की बीमारी होती है लोगों को तो इंसुलिन के इंजेक्शन लगाए जाते हैं। तो शर्करा के नियंत्रण के लिए, रक्त में शर्करा की मात्रा को नियंत्रित करने के लिए जो इंसुलिन हार्मोन है वो भी कहाँ बनता है, अग्नाशय के अंदर ही बनता है। अग्नाशयी रस अग्नाशयी वाहिनियों द्वारा ग्रहणी में भेजा जाता है। जैसे पित्तरस पित्त वाहिनियों द्वारा ग्रहणी में भेजा जाता है, वैसे ही अग्नाशयी रस अग्नाशयी वाहिनियों के द्वारा जो है, यहाँ पे आपको ग्रहणी एक पतली नलिका के द्वारा जुड़ी हुई दिख रही होगी अग्नाशय से, है ना। यही जो पतली नलिका है इसको हम अग्नाशय वाहिनी के नाम से जानते हैं। अग्नाशय रस एवं पित्त रस में सोडियम बाइकार्बोनेट क्षारीय पदार्थ, दोनों जो अग्नाशयी रस हैं और पित्त रस हैं, दोनों में जो है सोडियम बाइकार्बोनेट पाया जाता है। तो जिससे भोजन का माध्यम अम्लीय न रहकर क्षारीय हो जाता है। यह क्षारीय माध्यम आंतग्रंथि या जिन्हें हम ब्रुंस ग्रंथि भी कहते हैं, उनके द्वारा स्रावित किए गए आंतरस में उपस्थित एंजाइमों को क्रियाशील कर देता है। इसके अतिरिक्त ग्रहणी में ही वसा का इमल्सीकरण भी होता है। इमल्सीकरण का अर्थ है कि जो वसा की बड़ी बड़ी बूंदें होती हैं वो जो है टूटकर छोटी बूंदों में परिवर्तित हो जाती हैं, जिससे वसा के अवशोषण में सरलता होती है। ग्रहणी से यह जो क्षारीय भोजन आगे बढ़ता है वो जो है काइल कहलाता है। आज से जो अम्लीय प्रकार का भोजन आया था उसको हम क्या कह रहे थे, काइम कह रहे थे। अब जो ग्रहणी है वहाँ पे भोजन क्षारीय स्वरूप में आ गया तो वो क्या कहलाता है, काइल कहलाता है। ठीक है, तो आप इसको क्रम से याद रख सकते हैं। मुख से जब भोजन आता है कहाँ, आमाशय में, तो वो कौन से रूप में आता है, गोलक या ग्रास के रूप में। आमाशय के अंदर यह भोजन कौन से रूप में परिवर्तित हो जाता है, काइम के रूप में, जब ये अम्लीय प्रवृत्ति का होता है। और छोटी आंच से जब यह आगे बढ़ता है तो कौन से स्वरूप में आ जाता है, काइल के रूप में। ठीक है, तो ये जो है क्रम आप भोजन का याद रख सकते हैं। अब जो छोटी आंत का दूसरा भाग होता है जिसको हम इलियम के नाम से या क्षुद्रांत के नाम से भी जानते हैं, यह सबसे बड़ा भाग होता है छोटी आंत का। 5.5 मीटर लंबा 5.5 मीटर लंबा छोटी आंत का एक बड़ा कुंडलित भाग होता है। इसकी दीवारों पर उंगलियों के समान प्रावर्त पाए जाते हैं। अगर जो है ऐसे सेक्शन कटिंग करके देखेंगे छोटी आंत की तो उसकी दीवारों पर जो ऐसे उभार पाए जाते हैं उंगलियों के समान। ठीक है, जिनको हम विलाई कहते हैं या आंत्रांकुर भी कहते हैं। यह विलाई अवशोषण की सतह को बढ़ा देती है। यहीं पर छोटी आंत में क्या होता है, भोजन के अवशोषण की क्रिया होती है। तो अवशोषण की सतह को बढ़ाने का कार्य कौन करता है, ये विलाई या आंत्रांकुर करते हैं। इलियम या क्षुद्रांत में ब्रुंस ग्रंथियां पाई जाती हैं, ये आपको पहले ही बता दिया है, जो आंत की आंतरिक दीवारों पर स्थित होती हैं। यही जो है ये जो आंत की आंतरिक दीवारें हैं जिसमें क्या पाई जा रही है, विलाई पाई जा रही है। इसी में बीच में जो है ब्रुंस दरारें पाई जाती हैं जहाँ पर ब्रुंस ग्रंथियां होती है और उनके माध्यम से जो है आंतरस जो है भोजन में आकर सम्मिलित हो जाता है और भोजन का पूर्ण रूप से पाचन जो है छोटी आंत के अंदर हो जाता है तथा यहीं पर अवशोषण की क्रिया भी हो जाती है। और जो छोटी आंत है उसी में यहाँ चारों तरफ ऐसे रक्त वाहिनियां लिपटी होती हैं, तो भोजन अवशोषण के माध्यम से भोजन के जो पोषक पदार्थ होते हैं वो रक्त वाहिनियों के अंदर सम्मिलित हो जाते हैं। इस अवशोषण की प्रक्रिया के पश्चात रक्त वाहिनी की जो रक्त कोशिकाएं हैं सारे पोषक पदार्थों को शरीर के विभिन्न अंगों की कोशिकाओं तक पहुंचाती हैं और उन पोषक पदार्थों को कोशिकाएं ग्रहण करती हैं। ठीक है, मनुष्य में छोटी आंत के इलियम तक ही पाचन होता है। ठीक है, मनुष्य के अंदर कहाँ तक पाचन होता है, छोटी आंत की इलियम तक के भाग तक, जबकि शाकाहारी जंतुओं में यह पाचन छोटी आंत के सीकम भाग तक होता है, क्योंकि सीकम भाग में उनके जो छोटी आंत का सीकम वाला भाग होता है, छोटी आंत का अंतिम सिरा, वहाँ पर जो है कुछ ऐसे जीवाणु पाए जाते हैं जो सेलुलोज का पाचन करने में सहायता करते हैं। मनुष्य के अंदर यह भाग अब एक अवशेषी अंग के रूप में पाया जाता है जिसको हम लोग अपेंडिक्स के नाम से भी जानते हैं।
ठीक है। और उसके पश्चात भोजन कहाँ आ जाता है, बड़ी आंत में आ जाता है। यहाँ पर देखिए ये छोटी आंत का अंतिम भाग, जहाँ पर छोटी आंत और बड़ी आंत आपस में जुड़ रही हैं, वहाँ पर आपको ये छोटा सा पूंछ जैसा नजर आ रहा होगा, है ना। इसको हम पुच्छ कशेरुका पुच्छ कशेरुका नहीं, छोटी आंत का अंतिम भाग क्या कहते हैं, अपेंडिक्स के नाम से यहाँ पर जाना जाता है। और यहीं से भोजन फिर कहाँ आ जाता है, बड़ी आंत में आ जाता है। और बड़ी आंत से में जो है कुछ भी भोजन का पाचन फिर नहीं होता है। यहाँ कुछ सहजीवी जीवाणु पाए जाते हैं जो भोजन का किण्वन कर देते हैं, अर्थात भोजन को सड़ा देते हैं। और फिर इस प्रकार जो किण्वित भोजन होता है वह जो है मल के रूप में शरीर के बाहर निकल जाता है। तो इस तरीके से पाचन की अभिक्रिया जो है, अगर हम लोग एक तरीके से देखें तो 5 स्टेप में शरीर के अंदर पूर्ण होती है। सबसे पहला जो स्टेप है जो मुख के अंदर होता है उसको बोलते हैं हम लोग अंतःग्रहण। अंतःग्रहण हम लोगों ने देख लिया है ना, कि मुख में भोजन को ग्रहण कर लेते हैं और फिर लार के द्वारा जो है उसका आंशिक पाचन होता है। उस अंतःग्रहण के बाद में पाचन की अभिक्रिया क्या होती है, अंतःग्रहण के बाद होता है पाचन। पाचन कहाँ होता है, मुख्य रूप से आमाशय के अंदर होता है। उसके बाद में पाचन के पश्चात अवशोषण की पाचन के बाद जो तीसरा स्टेप होता है वो होता है अवशोषण। ये अवशोषण कहाँ होता है, छोटी आंत के अंदर, यहाँ पर छोटी आंत में, ठीक है। और अवशोषण के पश्चात जब रक्त वाहिनियाँ भोज्य सामग्री को लेके कहाँ पहुँचती है, कोशिकाओं तक पहुँचती है, तो वहाँ पर कोशिकाओं के द्वारा पोषक पदार्थों को ग्रहण करना, ये होता है चौथा स्टेप पोषण का, जिसको कहते हैं स्वांगीकरण। ठीक है, यहाँ पर स्वांगीकरण, जो भोजन को कोशिकाओं तक पहुँच गया, भोजन कोशिका को मिल गया, उसको हम स्वांगीकरण कहते हैं। और पांचवा और अंतिम स्टेप जो कि बड़ी आंत के अंदर बचा हुआ जो अपघटित भोजन है, उत्सर्जी भोजन है, उसका शरीर से बाहर निकलना, वो कहलाता है उत्सर्जन या बहिक्षेपण। ठीक है, तो इस तरीके से जो है 5 स्टेप में शरीर में पूर्ण रूप से पाचन की अभिक्रिया होती है। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो हमारे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। और ये जो है आपका अभी का जो दिसंबर का असाइनमेंट है उसकी दृष्टि से तथा बोर्ड पेपर की दृष्टि से भी यह टॉपिक बहुत महत्वपूर्ण है, तो चित्र सहित इसका अभ्यास अवश्य कीजिएगा। और आपको वीडियो कैसा लगा उसे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। धन्यवाद।